आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। जिस तरह से आप सभी जानते हैं आज 16 सितंबर है और इस दिन क्या खास है मैं आपको बता दूं। आज इंटरनेशनल ओजोन डे है और आपको बता दूं पृथ्वी की या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक ओजोन लेयर जो है बहुत अहम रोल प्ले करती है। और इसी सब चर्चा पे आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर अनीक गुप्ता जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर बीइंग अ साइंटिस्ट क्या कहना चाहेंगे कि ओजोन जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? देखिए, ओजोन हमारे अर्थ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी अर्थ के सरफेस से अबाउट 40-50 किलोमीटर ऊपर ओजोन की एक लेयर बनी रहती है। वो लेयर जो है वो हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मिंग हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज जो अर्थ पर आ रही होती है उसको वो एब्जॉर्ब करती है। वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारी ह्यूमन रेस के लिए बहुत डेंजरस है बिकॉज दे कैन कॉज स्किन कैंसर एंड मेजर प्रॉब्लम्स फॉर आईज एंड सम पीपल बिलीव इट इज़ ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज जो कैटरैक्ट का इंसिडेंस बढ़ रहा है। हालांकि उसका अभी कोई बड़ा सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं है बट ओवरऑल ये डेंजरस है ह्यूमन्स के लिए। तो इसलिए ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1913 में फ्रांस के दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये लेयर डिस्कवर की थी, लेकिन तब अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही थी और एयर कंडीशनिंग में, एरोसोल्स में, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में R14 एक नाम की एक फ्रियॉन गैस है जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसेस की कैटेगरी में आती है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुई। जब तक वो गैस अंदर सील्ड है कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब वो गैस लीक करके एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो वो प्रॉब्लम कॉज करती है बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेज की रिएक्शन से ये जो गैस है वो क्लोरीन रिलीज करती है और क्लोरीन का एक एटम ओजोन के काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि ओजोन लेयर जो थी डिप्लीट होनी स्टार्ट हो गई। 1986 तक तो किसी ने कुछ नहीं किया। 1986 में सारी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं वो मॉन्ट्रियल में इकट्ठी हुई और उन्होंने एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया जिसके तहत ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो था उसको डिसाइड किया गया कि इसकी यूज़ कम करनी है और कुछ सालों के बाद इसको बिल्कुल बंद करना है और उनकी जगह दूसरी रेफ्रिजरेंट गैसेस यूज़ की जाएँ। 1990 में यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि 16 सितंबर जिस दिन ये मॉन्ट्रियल डिक्लेरेशन साइन हुआ था उसको ओजोन डे करके हमने मनाना है। तो वो जो ओरिजिनल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थी वो तो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं और उसकी जगह R22 नामक एक गैस यूज़ हो रही है रेफ्रिजरेंट। वो भी डैमेज करती है लेकिन कम करती है और आज की डेट में मॉडर्न जो है R134a लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि इट इज़ नॉट सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव बट काफ़ी हद तक ओजोन लेयर की रिकवरी जो डैमेज है वो कम हो गई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2-3 दशकों में जो ओजोन लेयर को जो डैमेज हुई थी वो हम रिकवर कर लेंगे। पूरा रिकवर शायद 2065 तक करेंगे जब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ओजोन होल जिसको कहते थे वो हमारा पूरा रिकवर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा इसमें ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट में थोड़ा सा हमें डिस्टिंग्विश करना चाहिए। ओजोन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये ज़्यादा ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। वेयर एज जो बाकी गैसेज हैं हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे पोल्यूटेंट जो हैं वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज हैं और वो अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जी सर, अगर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाए तो इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में किया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन कर दिया गया था। हमारी कंट्री में अभी भी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमारी अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि अगर हमें कोई कहता है ये एयर कंडीशनर है, ये सस्ता है, आपने पहले इंश्योर करना है कि उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स तो नहीं यूज़ हो रहे। R22 यूज़ हो रही है या R134a यूज़ हो रही है। ये हमें करना ज़रूरी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द अर्थ। जी सर, कहीं ना कहीं जिस तरह से टेक्नोलॉजी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी जो है ओजोन लेयर पे पड़ रहा है। अगर हम ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करें जिनमें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ हो रही हैं इससे तो अब टेक्नोलॉजी भी रिस्पॉन्सिबल है। अब लोग अवेयर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के अंदर जो डैमेजिंग प्लास्टिक है उसकी यूज़ कम की जा रही है, रिसाइकलिंग स्टार्ट हो रही है। कल ही मैं कहीं एक वीडियो देख रहा था कि जो हमारा एक बहुत बड़ा शू मैन्युफैक्चरर है एडिडास,
वो अब अपने जूते रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बना रहे हैं एंड दे हैव अ टारगेट दैट बाय 2022 दे विल नॉट यूज एनी वर्जिन प्लास्टिक, दे विल यूज ऑल रिसाइक्लेबल प्लास्टिक। कहीं ना कहीं लोग जो है वो भी अवेयर हो रहे हैं किस तरह से उन्हें अपने ओजोन लेयर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। सर, हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से, किस तरह से हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए वही बात है, आप अपना इक्विपमेंट बहुत पुराना नहीं होने दीजिए। अगर आपके एयर कंडीशनर पुराने हो गए हैं, बिकॉज वो जो पुराने एसी हैं वो डेफिनेटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अबंडन करें ताकि उनकी अगर गैस ना लीक हो, वो सील के अंदर ही रहे तो बेटर है, बिकॉज वही गैस जो है वो लीक करके एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर को डैमेज करेगी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जिस तरह से हमारा टॉपिक था ओजोन लेयर को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, और पूरे विश्व भर में आज का दिन जो है मनाया जा रहा है, और इसी सब चर्चा पे हमारे साथ जुड़े थे इंजीनियर अनीक गुप्ता जी। काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने सभी दर्शकों को दिया। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।